गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ योर एनाटमी, आज का क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट सेल। सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेल क्या है, सेल के बारे में समझिएगा। सेल के बारे में थोड़ी सी बातें हमने कल करी थी और पूछा भी जाता है, तो आज जो डिस्कस करेंगे हम सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। चलिए समझिएगा व्हाट इज सेल। पहली बात करेंगे सेल क्या है। तो सेल के बारे में हमने कल कुछ बातें पढ़ी थी, तो आपको बताया था सेल मतलब कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका शरीर की सूक्ष्मतिक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। सूक्ष्मतम इकाई को कोशिका कहते हैं। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज नॉन एज सेल। इसे हम सेल कहते हैं। कल कुछ बातें हमने देखी थी, तो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है। तो शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक इकाई को हम सेल या कोशिका कहते हैं। समझिएगा, कल जो बात बताई उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। सेल की खोज किसने करी थी? तो सेल के बारे में कल आपको मैंने बताया था। सेल की जो खोज करी थी दैट इज, सेल की खोज किसने करी थी? तो सेल की जो खोज करी थी, सेल खोजकर्ता कौन थे बताइएगा। तो खोजकर्ता की बात करें या डिस्कवरी की बात करें तो डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर की गई थी। रॉबर्ट हुक इज दैट कब? 1665 के अंदर। 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की गई थी। इज दैट क्लियर? उसके बाद हाँ, वेरी नाइस आरती, बिल्कुल सही जवाब। कब खोजा था? 1665 में। किस पे खोजी गई थी? तो कॉर्क के अंदर खोजी गई थी। कॉर्क, कॉर्क में सबसे पहले इसको खोजा गया था। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल किसके द्वारा खोजी गई थी? पहली जीवित कोशिका, फर्स्ट लिविंग सेल जो खोजी गई थी वो 1684-85 के अंदर ल्यूवेन हॉक ने खोजी थी। ल्यूवेन हॉक ने। तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो दोनों ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों। अगली बात, सेल के बारे में जो बताया वो किसने बताया? तो रॉबर्ट हुक और उसके बाद ल्यूवेन हॉक। अब आपसे पूछा जाए दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया? स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले बताने वाला कौन था? सेल के स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस को एक्सप्लेन करने वाला कौन था? सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये बताने वाला कौन था? यस, तो यहां समझिएगा न्यूक्लियस को बताने वाला सबसे पहला व्यक्ति था रॉबर्ट ब्राउन। तो तीन चीजें सेल से रिगार्डिंग याद रखनी है, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक एंड ल्यूवेन हॉक। सेल के स्ट्रक्चर के बारे में किसने बताया? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1883 के लगभग सबसे पहले स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस को एक्सप्लेन किया। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये बात आप याद रखेंगे, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करी। अब ये तो मैंने आपको कल बेसिक बात कर ली थी। अब सेल की बात करें तो सेल के कुछ बेसिक पॉइंट। सेल की एवरेज साइज कितनी होती है? एवरेज साइज ऑफ सेल, सेल की एवरेज साइज होती है 10 से 11 माइक्रोन।
10 to 11 माइक्रोन, 10 से 11 माइक्रोन सेल की एवरेज साइज प्रेजेंट। अब अगली बात सुनिएगा, सेल की एवरेज साइज आपको समझ में आ गई होगी 10 से 11 माइक्रोन। अगली बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि आपकी लार्जेस्ट सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल की बात करें तो फीमेल के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो फीमेल में लार्जेस्ट सेल है ओवम। वैसे भी पूछे आपको लार्जेस्ट सेल तो ओवम जवाब देना है, ठीक है। बट अगर मेल की बात करें तो यही जवाब होगा आपका न्यूरॉन, यही जवाब होगा आपका न्यूरॉन। तो इन दो बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अगली बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, लार्जेस्ट सेल के बाद है आपका स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल है दैट इज मेल के अंदर आपका जवाब होगा स्पर्म। मेल के अंदर आपका जवाब होगा स्पर्म, या जिसे शुक्राणु भी कहते हैं, ओवम जिसे अंडाणु कहते हैं, न्यूरॉन जिसे तंत्रिका, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल आप समझ गए होंगे दैट इज स्मॉल। बट अगर फीमेल में बात करें, फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होगी, तो फीमेल के अंदर जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है आपकी, बताइएगा फीमेल में सही जवाब क्या होगा, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल 7.2 माइक्रोन, 7.2 माइक्रोन, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सेल जो आपको मैंने बताया था दैट इज टोटल नंबर ऑफ सेल, कुल कितनी सेल्स होती है ह्यूमन बॉडी में, तो आपका जवाब होना चाहिए कितना, मोर देन 10,000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन से भी ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर सेल प्रेजेंट होती है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अगली बात सुनिए, तो मोर देन 10,000 ट्रिलियन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बातें करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो सेल के अंदर याद रखिएगा, सेल में एक होती है सेल मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस, और तीसरा होता है जेली लाइक सब्सटेंसेस विच इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। एक होती है सेल मेम्ब्रेन, यह है आपकी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन विच इज प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जेली लाइक सब्सटेंसेस जिसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। एंड साइटोप्लाज्म इज योर व्हाट, साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंसेस है, जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक सब्सटेंसेस, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है, ऑलमोस्ट 80% वाटर होता है, 80% जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो साइटोप्लाज्म याद रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन याद रखेंगे। अब यहां पर अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का भाग जो है वो आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है। और साइटोप्लाज्म में आपको याद रखना है, एक तो होता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर एक तो होता है आपका सेल ऑर्गेनेल्स, और दूसरा क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स के अलावा जो लिक्विड पार्ट होता है, वाटरी पार्ट, वो है साइटोसोल, लिक्विड पार्ट, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना होता है, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल। तो ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। और तीसरा भाग जो है दैट इज न्यूक्लियस, तीसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है आपका न्यूक्लियस। तो कुल मिला के आप याद रखेंगे कि जो आपका
स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, तो सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर तीन चीजें हम इंक्लूड करते हैं। पहली जो है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, दूसरी जो है वो आपकी साइटोप्लाज्म है, और तीसरी जो है आपकी न्यूक्लियस है। एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये भी होता है कि सर सेल वॉल आपने नहीं लिखा, तो एक बात समझिएगा, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग। सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है? तो सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन, केवल और केवल ये पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल। प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। इज दैट क्लियर? तो प्लांट सेल में दो चीजें आप अक्सर बचपन में पढ़ते हो, जैसे सेल वॉल पढ़ते हो, और एक पढ़ते हो आप क्लोरोफिल, एक पढ़ते हो आप क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसको अपन कहते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल ये भी किस में नहीं होता है? ये भी एनिमल सेल में नहीं होता है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो ये दो स्ट्रक्चर मेनली, एक तो सेल वॉल और दूसरा क्लोरोफिल, ये केवल और केवल किस में होते हैं? प्लांट सेल के अंदर। सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होती है, क्लोरोफिल एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये बातें याद रखेंगे। अब जो भाग प्लांट सेल में नहीं होता और एनिमल सेल में होता है, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो कि सेल डिवीजन के लिए होता है। और अगर हम बात करें तो यहां पर आप याद रखिएगा, सेंट्रोसोम ओनली प्रेजेंट, सेंट्रोसोम जो है आपका वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? तो ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। कुछ बेसिक बातों में ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बात मेरी समझ गए होंगे। मैंने सिंपल सी बात करी, क्या पढ़ा हमने? स्ट्रक्चर ऑफ सेल। और स्ट्रक्चर सेल ऑफ सेल में मैंने आपसे जो बताया, पहली जो बात करी वो मैंने बात करी सेल मेम्ब्रेन, दूसरी जो बात करी साइटोप्लाज्म, और तीसरी जो बात करी वो बात करी मैंने न्यूक्लियस की। तो कुल मिला के जो आपकी सेल है वो बेसिकली इन तीन चीजों से मिलके बनी होती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो कि आउटर कवरिंग है, न्यूक्लियस जो कि सबसे इनर वाला पार्ट है, और उसके बीच का जो भाग है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में भी देखिएगा, जो साइटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी की तरफ है, जो साइटोप्लाज्म आपका पेरीफेरी की तरफ है, परिधि की तरफ है, उस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एक्टोप्लाज्म। दिस इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। ये जो वाला भाग है इसको हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म। और जो सेंटर की तरफ है, जो सेंटर की तरफ है, सेंटर की तरफ बात करें तो जो आपका सेंटर की तरफ है, दिस वन, एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये जो सेंटर की तरफ है वो है आपका एंडोप्लाज्म। दिस इज योर एंडोप्लाज्म, इसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्म। तो अब आप बेसिक बात समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं कि एक सेल है, तो उस सेल के अंदर हमने बेसिकली बात करी, एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा न्यूक्लियस। ये तीन चीजें हैं जो पूरी सेल को बनाने का काम करती है। तो ये बात आपको बड़े आराम से समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी बात आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली बात सुनिएगा मेरी, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो सुनिएगा। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन का मतलब है कोशिका झिल्ली। और अगर हम बात करें कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल। ये मेनली प्रोटेक्टिव लेयर, सेल की सुरक्षा करने वाली परत, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, सुरक्षात्मक कवच, सुरक्षात्मक परत जिसे कहते हैं अपन सुरक्षात्मक परत, जिसे सुरक्षात्मक परत भी कहते हैं। तो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल, सेल की ये प्रोटेक्टिव लेयर है। अगली बात समझिएगा, प्रोवाइड शेप
शेप, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है, ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है। तो अगली जो इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान रखेंगे दैट इज शेप, ठीक है, शेप बनाने का काम भी यही करती है। अब अगली बात समझिएगा, सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय, कोशिका झिल्ली किससे मिलके बनी होती है? समझिएगा यहां पर जो पहला जवाब है दैट इज प्रोटीन, पहला जवाब है प्रोटीन 55%। उसके अलावा लिपिड, और लिपिड में भी मेनली कौन सा होता है? लिपिड 40%। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेन लिपिड कौन सा है? तो मेन लिपिड है आपका फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड लगभग जितना लिपिड है उसका 75% होता है। फॉस्फोलिपिड जितना आपका लिपिड है उसका 75% होता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड, ये तीन चीजें मिलके आपके 20%, ग्लाइकोलिपिड आपका 5%। तो कुल मिला के जितना लिपिड है उसमें मोस्ट ऑफ द कौन सा लिपिड होता है? तो सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट, सेल मेम्ब्रेन में मुख्यतया पाए जाने वाला लिपिड कौन सा है? एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन कर सकता है कि सेल मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला मुख्य लिपिड कौन सा है? तो मुख्य लिपिड है फॉस्फोलिपिड जो कि 75% होता है। तो एक तो हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसके अंदर सबसे हाईएस्ट क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर? तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो आपका 55% प्रोटीन होता है। उसके बाद जो है लिपिड 40% एंड कार्बोहाइड्रेट 0.5%, ये हो गया आपका 100%। इज दैट क्लियर? तो ये बात आप समझ गए होंगे। सीधी सी बात, सीधी सी, सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्रोटेक्टिव लेयर है और शेप बनाने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल की आउटर कवरिंग है, सेल वॉल तो होती नहीं है, सेल वॉल केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोटीन जो कि लगभग 55% होता है, लिपिड जो कि 40% होता है और कार्बोहाइड्रेट जो कि 5% होता है। ये तीन चीजें आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात कर लेते हैं सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। समझिएगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए स्ट्रक्चर की बात करना है तो एक है डेनियली एंड डेविसन मॉडल, डेनियली एंड डेविसन मॉडल जो कि डेविसन मॉडल जो कि आपका सबसे पुराना मॉडल है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेनियली एंड डेविसन मॉडल, सबसे पुराना मॉडल डेनियल और डेविसन, दैट इज सैंडविच मॉडल। सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला मॉडल सैंडविच मॉडल, जिसे हम सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो इन्होंने डेनियली और डेविसन ने बताया, डेनियली एंड डेविसन ने बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सैंडविच होती है, सैंडविच जैसी होती है। दूसरा है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो तीन अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। 1935 के अंदर यही डेनियल डेविसन था, उसके बाद 53 के अंदर रॉबर्टसन ने दिया था, रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। और तीसरा जो आधुनिक मॉडल कहा जाता है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो अभी का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आधुनिकतम मॉडल है और वर्तमान में एक्सेप्टेड मॉडल है। वर्तमान में जो स्ट्रक्चर बताई है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, वो आपका किसने दिया था? तो दैट इज सिंगर एंड निकोलसन ने, सिंगल एंड निकोलसन ने
इसके बारे में बताया था। तो सेल मेम्ब्रेन की 3 स्ट्रक्चर समझाएगी अलग अलग साइंटिस्टों ने। डेनियल एंड डेवसन ने जो 1935 में पहली बार एक्सप्लेन की थी वो क्या थी, दैट इज योर सैंडविच मॉडल एक्सप्लेन किया था। सैंडविच मॉडल किसने एक्सप्लेन किया था, तो डेनियल एंड डेवसन ने सबसे पहले सैंडविच मॉडल। अभी बात करेंगे सैंडविच मॉडल की। उसके बाद जो है वो आपका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, जो कि किसके द्वारा 1953 के अंदर रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया था। और अभी जो लेटेस्ट मॉडल है जिसको अपन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अब आगे बात कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। तो आपको ये 3 ध्यान रखने हैं। सैंडविच मॉडल किसने दिया था, सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल किसने दिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा डेनियल एंड डेवसन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है इसको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। दूसरा जो है दैट इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, एंड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इज गिवन बाय रॉबर्टसन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है वो रॉबर्टसन ने दिया था। तीसरा और अंतिम और अभी जो चलने वाला मॉडल, लेटेस्ट मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चर चलती है वो आपकी चलती है सैंडविच मॉडल की। अब सैंडविच मॉडल को समझते हैं आगे। अगली बात सुनिएगा, नेक्स्ट जो बात करेंगे हम दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन की 3 आपको बता दी। अब यहां समझिएगा, बाहर की तरफ तो आपकी प्रोटीन लेयर होती है, बाहर की तरफ आपकी प्रोटीन लेयर होती है, बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर, या यहां देखिएगा सबसे पहले समझिएगा बाइलिपिड लेयर, ये बाइलिपिड लेयर है, और बाइलिपिड लेयर में दिस इज लिपिड लेयर, और लिपिड लेयर में इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं विच इज एम्बेडेड इन सेल मेम्ब्रेन। ये बाइलिपिड लेयर है, 2 लिपिड की लेयर होती है, और इसके अंदर प्रोटीन या तो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं या कंप्लीटली धसे होते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां समझिएगा दिस वन, ये आपकी प्रोटीन लेयर है, दिस वन, दिस वन। तो ये प्रोटीन लेयर, तो 2 प्रोटीन लेयर के बीच ये बताया गया था कि जैसे सैंडविच होता है तो सैंडविच के अंदर क्या होते हैं, ये ब्रेड्स हैं, और ब्रेड के बीच में आपका जो भी स्टफिंग होता है, तो स्टफिंग लाइक योर लिपिड लेयर। ये बाई लिपिड लेयर जो है वो स्टफिंग है, दिस इज योर बाई लिपिड लेयर। ये बाई लिपिड लेयर बच्चों वो स्टफिंग की तरह काम करता है, स्टफिंग की तरह, और उसके ऊपर ये जो प्रोटीन की परत चढ़ी हुई है, प्रोटीन की लेयर है, ये बाहर की तरफ होती है, ऐसा कहा गया था। तो दिस इज योर इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये प्रोटीन लेयर है, ठीक है, प्रोटीन लेयर, और उसके बाद जो अंदर की तरफ होती है वो बाइलिपिड लेयर होता है। चलिए अब समझिएगा, यहां पर अगर हम बात करें बाइलिपिड लेयर में, तो ये जो लेयर है इसके अंदर ये प्लस ये। अब यहां समझिएगा दिस वन, ये क्या है बोलिएगा, तो ये बाइलिपिड लेयर में दैट इज हेड ऑफ लिपिड एंड दिस इज टेल, हेड एंड टेल। अगर हम बात करें हेड, तो हेड जो है वो कैसा होता है, हेड जो है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है। पानी हम मुंह से पीते हैं तो याद रख सकते हैं हेड हाइड्रोफिलिक, हेड इसका हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक, और टेल इसकी हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफोबिक, टेल हाइड्रोफोबिक होती है। तो आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर याद रखना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह कहा गया कि लिपिड लेयर्स हैं, लिपिड के लेयर है, और उस लिपिड पर प्रोटीन जो है वो तैरते हैं, प्रोटीन फ्लोटिंग ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या कहा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में यह कहा गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसमें कहा गया कि प्रोटीन फ्लोटिंग ऑन लिपिड, लिपिड के ऊपर प्रोटीन जो है वो तैरते हैं, ऐसा किसने बताया,
फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ने। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसके अंदर जो कि किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, और इन्होंने समझाया कि जो आपकी लिपिड लेयर है उस लिपिड लेयर पर फ्लोटिंग प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो फ्लोट करते हैं, फ्लोटिंग प्रोटीन। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो बेसिक बात करिए हमने सेल मेम्ब्रेन की, जो आपका एनएचएम के अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सिंपल सी बात करें कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव लेयर है, राइट, और सुरक्षा के साथ साथ शेप भी देने का काम करती है सेल को। ये प्रोटीन से, एक तो प्रोटीन, उसके बाद लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। प्रोटीन इसके अंदर 55% होता है, लिपिड इसके अंदर 40% होता है, कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात करी मैंने वो ये करी सिंपल सी कि लिपिड जो प्रमुखता से पाया जाने वाला लिपिड कौन सा है, तो प्रमुखता से, वैसे तो फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल तीनों होते हैं, लेकिन जो प्रमुखता से पाया जाता है वो कौन सा है, दैट इज योर फॉस्फोलिपिड। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सैंडविच मॉडल में कहा गया कि इसके अंदर प्रोटीन जो है वो धसे होते हैं, लिपिड लेयर के अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं। ये आपकी प्रोटीन की लेयर है और ये आपकी जो बाई लिपिड लेयर है वो लिपिड है। और लिपिड में समझिएगा, लिपिड का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल है वो हाइड्रोफोबिक होता है। चलिए ये तो मैंने एक्सप्लेन किया आपको क्या बेसिक बात, एंड वो बेसिक क्या थी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। अब आते हैं अपन साइटोसोल में। दूसरी बात करेंगे साइटोप्लाज्म। चलिए समझिएगा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ। साइटोप्लाज्म की बात करें तो जेली लाइक सब्सटेंसेस, साइटोप्लाज्म की बात करें तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। अब आते हैं अपन दिस जेली लाइक सब्सटेंसेस। ये जो जेली लाइक सब्सटेंसेस हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, जेली लाइक सब्सटेंसेस। जेली जैसा पदार्थ जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है। जेली जैसा पदार्थ जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसके अंदर आपका 80%, लगभग 80%, 80% क्या होता है, इसके अंदर 80%, 80% वाटर होता है। 80% वाटर होता है। और इस 80% वाटर में दो भाग, 80% वाटर होता है। ये जो वाटर वाला भाग है इसको तो अपन बोलेंगे साइटोसोल। साइटोसोल, क्लियर। एंड दैट इज जो सेल के अंदर फ्लूइड है वही आपका क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, इसको इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड भी कहते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो ईसीएफ की बात करें, ईसीएफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है दैट इज आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। जबकि इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड विद इन द सेल, इनसाइड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो है वो सेल के अंदर होता है, विद इन द सेल। ये सेल के अंदर होता है, विद इन सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। विद इन सेल, आउटसाइड द सेल। दो बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कौन सा है और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कौन सा। चलिए साइटोसोल के बाद अगर बात करें, मैंने आपको बता चुका हूं कि जो पेरिफेरी की तरफ होता है दैट इज एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ होता है दैट इज एंडोप्लाज्म। ये जो अंदर की तरफ है वो है आपका एंडोप्लाज्म। इज दैट क्लियर। तो एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये दोनों ही भाग किसके हैं, एंडोप्लाज्म हो चाहे एक्टोप्लाज्म हो, दोनों ही इसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लूइड पूरा का पूरा
इंट्रासेल्युलर का पार्ट है, तो ये भी आप कह सकते हैं विद इन द सेल, दैट इज योर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो ये आपको साइटोसोल भी समझ में आ गया होगा, साइटोप्लाज्म भी समझ में आ गया होगा। तो साइटोप्लाज्म में पहला भाग दैट इज साइटोसोल, और साइटोसोल में आपको ये सारी बातें एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड ये याद रखना है। चलिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है उस पे आते हैं, एंड दैट इज योर व्हाट, सेल ऑर्गेनेल्स। अगली जो बात बच्चों हम करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट भाग है वो है आपका सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल जिसको अपन कहते हैं कोशिकांग, कोशिकांग, कोशिकांग। डिफरेंट डिफरेंट कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग कोशिकांग होते हैं। देखते हैं उन कोशिकांग को। कोशिकांग की बात करें तो जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कोशिकांग है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। नाम सुना होगा आपने, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जिसने दिया था वो है सी बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया शब्द देने वाले कौन थे? तो सी बेंडा ने, सी बेंडा, इन्होंने शब्द माइटोकॉन्ड्रिया दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया? तो याद रखना सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया शब्द दिया। अगली बात सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे रेलवे हो, चाहे ईएसआईसी हो, एनएचएम हो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, बिकॉज ये क्या करता है? जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का जनरेशन करता है, जनरेशन ऑफ एटीपी, एटीपी का जनरेशन करता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी की फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये याद रखिएगा, जनरेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रहेगा। अब इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा इनिशिएशन। अगर कोई सेल एपोप्टोसिस करना चाहती, इनिशिएशन ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, सेल प्लांट सेल डेथ, जिसको सुसाइड कहते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का मतलब है एपोप्टोसिस। ये भी आपकी टर्म पूछी गई है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ जिसे हम एपोप्टोसिस कहते हैं। याद रखिएगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, पूरी बॉडी के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखेंगे, 70s राइबोसोम प्रेजेंट, 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक बात आप ये भी याद रखेंगे, तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, 70s राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये कुछ बेसिक बात थी जो आपको पता होना चाहिए। और उसकी बात अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज योर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो दिस इज योर
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। समझिएगा, अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल की बात करें, ये इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर मेम्ब्रेन का मतलब जो मेम्ब्रेन से घिरा हो उसको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बोलते हैं। ये आपका आउटर लेयर, और इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। दिस इज योर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम कहते हैं क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है उनको क्या कहा जाता है, तो दिस इज कॉल्ड, इनको हम कहते हैं क्रिस्टी। इनको क्रिस्टी कहा जाता है। और इन क्रिस्टी पर क्या लगे होते हैं, लिबरेशन ऑफ एनर्जी। ये जो लिबरेशन है एनर्जी का वो इन ऑक्सीसोम पर होता है। ये ऑक्सीसोम्स हैं, दिस इज योर ऑक्सीसोम्स। एनर्जी का लिबरेशन यहीं पे होता है। तो ये है आपके ऑक्सीसोम्स, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। अब अगली बात करें तो ये समझिएगा, ये क्या है, ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर। ये आपकी आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है। ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर। ये आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर है। तो इन दोनों बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल लेयर। एंड इनर और आउटर के बीच जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जैसे आपका एनर्जी जो है, जैसे ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 प्लस H2O बनता है ना। ये आपका यहां पर आपकी एनर्जी निकलती है, ठीक है, यहां पर आपका एनर्जी निकलता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसको अपन कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना, दैट इज कॉल्ड, इसको इंटरमीडिएट साइकिल, इंटरमीडिएट साइकिल, ठीक है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए से CO2 एंड H2 बनना, इसको अपन बोलते हैं C3 साइकिल, या इसे कहते हैं क्रेब्स साइकिल। क्या कहते हैं इसको, क्रेब्स साइकिल या C3 साइकिल भी कहा जाता है। यहां पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। जैसे पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर कंप्लीट होता है। आपको कह देगा न्यूक्लियस के अंदर, साइटोसोल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। तो सही जवाब होगा ग्लाइकोलाइसिस जो है वो आपका साइटोसोल में कंप्लीट होता है। याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट इन साइटोसोल। तो आपको एक बात याद रखनी है, ग्लाइकोलाइसिस कहां कंप्लीट होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होता है साइटोसोल के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और वो है इंटरमीडिएट साइकिल। साइटोसोल से फिर ये जो पायरुविक एसिड बना साइटोसोल में, ये साइटोसोल से पायरुविक एसिड यहां पे जाएगा और यहां पर ये कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। तो दैट इंटरमीडिएट साइकिल कंप्लीट इन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये जो है वो कहां कंप्लीट होती है, ये कंप्लीट होती है आपकी पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर। और तीसरा सवाल जो कि आपका क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल कहां कंप्लीट होता है, तो क्रेब्स साइकिल जो कंप्लीट होता है दैट कंप्लीट इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो कंप्लीट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट होता है। तो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, जैसे नाम किसने दिया, सी बेंडा ने दिया। दूसरा सवाल पावर हाउस ऑफ सेल
कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहते हैं? तो दैट इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन से प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो जनरली पूरी बॉडी के अंदर 80s राइबोसोम होते हैं, बट 70s राइबोसोम स्पेशलिटी है प्रोकैरियोटिक सेल की, और यही 70s राइबोसोम मानव माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जनरली 70s राइबोसोम is a speciality of prokaryotic cell, 80s ribosome is a speciality of eukaryotic cell. Even though फिर भी 70s राइबोसोम अगर पूछा जाए ह्यूमन बॉडी के रेस्पेक्ट में, चूंकि हम ह्यूमन बॉडी की बातें कर रहे हैं, तो ह्यूमन बॉडी में अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, नो डाउट योर आंसर वुड बी 70s राइबोसोम। रेस्ट ऑफ द ऑर्गन 80s राइबोसोम। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये 3 4 5 क्वेश्चन है जो आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव नर्सिंग एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। इनको पक्का कर लें, अच्छे से याद रख कर लें। अगला जो क्वेश्चन आपका इस मेटाबॉलिज्म से बन सकता है, C6H12O6 फाइनली कन्वर्ट इनटू द CO2 प्लस H2O, लेकिन वही C6H12O6 पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर 3 कार्बन मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, फिर यही एसिटाइल कोएंजाइम जो है CO2 और H2 में कन्वर्ट होता है, और इसके साथ एनर्जी आपकी रिलीज होती है। ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट साइकिल। और उसके बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है, उसको अपन बोलते हैं क्रेब्स साइकिल या C3 साइकिल। ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। अब ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लाइकोलाइसिस कहां खत्म होता है तो पूछा जा सकता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है कंपटीशन के अंदर। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल के अंदर फिनिश होता है। दूसरा सवाल, पायरुविक एसिड जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जिसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट साइकिल, जो कि पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर खत्म होता है। और क्रेब्स साइकिल जो कि अंतिम फेज एसिटाइल कोएंजाइम ए एनर्जी रिलीज करता है CO2 प्लस H2O के साथ, और यही आपका कंप्लीट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये जो क्रिस्टी है, इस पर जो ऑक्सीसोम्स है, इस पर आपका ये क्रेब्स साइकिल फिनिश होता है। तो आई थिंक आपको माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं, सुनिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आगे चलते हैं। अगला जो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात और याद रखिएगा, एब्सेंट इन आरबीसी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका एब्सेंट, एक नोट याद रख लीजिएगा, नोट। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आरबीसी में एब्सेंट, आरबीसी में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है। इस बात को याद रखेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी में एब्सेंट होता है, ठीक है, आरबीसी में एब्सेंट होता है। तो ये जो सरफेस पर जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इसके वहीं से एनर्जी लेता है। तो इस बात को भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात सुनिएगा, दूसरा जो ऑर्गन है हमारा, ऑर्गेनेल्स हैं, दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करें तो वो क्या है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा जो ऑर्गन है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रदवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तात्पर्य है अंतःप्रदवी जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका ये 2 भागों में बटी होती है। ये आपकी 2 भागों में बटी होती है। एक है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कर्णकीय या खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी कहते हैं, खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका। और दूसरा है आपका
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे क्या तात्पर्य है? चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, क्या? खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां समझिएगा रफ और स्मूथ में अंतर क्या है। देखिए ये आपके जो है सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स, दिस इज योर, ये जो लंबी लंबी नलिकाएं हैं जिनको अपन सिस्टर्नी मतलब नलिकाएं, और ये जो है वैक्यूल, दिस इज योर वैक्यूल, ये सिस्टर्नी है और ये वैक्यूल है, और इस पर आपके ये राइबोसोम होते हैं, दिस इज योर राइबोसोम, और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट हो उसको अपन बोलते हैं क्या? ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि इस पर आपके सिस्टर्नी और वैक्यूल्स होते हैं, बट राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। इस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको नाम दे दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? तो याद रखिएगा, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। चूंकि राइबोसोम प्रेजेंट है तो इसका मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन, तो इस बात को आप याद रखेंगे, मेन फंक्शन समझिएगा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है आपका क्या? प्रोटीन सिंथेसिस। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। जबकि दूसरा जो भाग है दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां याद रख लीजिएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें लिख लीजिएगा कि यहां पर राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ईआर, राइबोसोम प्रेजेंट ऑन ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट, राइबोसोम एब्सेंट ऑन ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम एब्सेंट ऑन ईआर, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो ये फॉर्मेशन ऑफ what? Formation of sebum, formation of steroid and formation of cholesterol, SSC, sebum, steroid and cholesterol, इनका फॉर्मेशन कौन करता है? तो दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक तो एसएससी का फॉर्मेशन, सीबम, स्टेरॉइड एंड योर कोलेस्ट्रॉल। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात वो क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा जो इंपॉर्टेंट कार्य करता है वो क्या है, वो समझिएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा जो प्रमुख इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है? तो दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन्स। याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो टॉक्सिन्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत ही प्यारा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिन कौन सा ऑर्गेनेल करता है? तो आपका जवाब होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा ऑर्गन करता है? तो आपका जवाब होगा
लीवर। लीवर वो ऑर्गन है जो आपका टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। तो जब ऑर्गन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम लीवर जवाब देंगे, जब ऑर्गेनियल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम क्या जवाब देंगे? जब भी ऑर्गेनियल के रेस्पेक्ट में बात की जाती है तो हमारा आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये भी बड़े आराम से समझ में आ गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो अंतःप्रदवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका और एक चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। जिस पर आपका राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस पर राइबोसोम एब्सेंट है उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका क्या करती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस तो कर देती है, लेकिन इस प्रोटीन को आगे स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ये कौन करता है? तो अगली भाग की तरफ चलते हैं। अगला भाग है हमारा गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी या जिसे हम कहते हैं गोल्जी काय। गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी काय के बारे में आप जानते हैं? गोल्जी काय, गोल्जी काय या जिसे गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। गोल्जी काय समझिएगा। गोल्जी काय की बात करें तो इसके अंदर भी सेम सिस्टर्नी एंड वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। सिस्टर्नी एंड वैक्यूल्स इसके अंदर भी होते हैं। ये जो वैक्यूल्स हैं, इन वैक्यूल्स का, ये जो वैक्यूल्स हैं, इन वैक्यूल्स का काम क्या है? तो ये जो वैक्यूल है वो आपका पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को पैकेजिंग करके, लेबलिंग करके और ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? तो फैक्ट्री अगर आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, तो उसको ट्रांसपोर्ट, पैकिंग करके और कंप्लीट लेबल करके और दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? दैट इज योर गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। एंड गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी। गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। तो ये बात भी आप अच्छे से याद रखेंगे। गोल्जी बॉडी एब्सेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर गोल्जी बॉडी एब्सेंट होती है। चलिए अगले ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑर्गेनेल है दैट इज लाइसोसोम। अगली जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम की बात करें तो इट इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ऑल्सो नोन एज, इसे बच्चों सुसाइडल बैग भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है आत्मघाती थैलिया किसे कहा जाता है? तो इसे सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, इससे सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं। इसे आत्मघाती थैलिया भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग कह दो या फिर कह दो आत्मघाती थैलिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैलिया। क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, तो आपको बिल्कुल ठीक जवाब देना है लाइसोसोम। ये कौन सा एंजाइम रिलीज करता है? रिलीज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ये आपके हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रिलीज करता है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। और हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम रिलीज करके प्रोटीन, लिपिड, इनका डिग्रेडेशन भी करता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। लाइसोसोम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट। लाइसोसोम के बाद आते हैं पैरोक्सिसोम्स। नेक्स्ट, पैरोक्सिसोम। पैरोक्सिसोम ये भी छोटा स्ट्रक्चर है, राइट। बाइलिपिड लेयर होती है, दो बाहर की तरफ लिपिड लेयर होती है। तो इस तरीके का पैरोक्सिसोम होता है जो कि आपका
बाइल फॉर्मेशन में मदद करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसलिए पेरोक्सिसोम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हेल्प इन या रोल इन यूरिक एसिड फॉर्मेशन, इसका यूरिक एसिड फॉर्मेशन में भी रोल है। तो ये कुछ बातें जो आपको पेरोक्सिसोम के बारे में याद रखनी है। पेरोक्सिसोम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, ये भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगली बात करते हैं, दैट इज योर राइबोसोम। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन इसका मुख्य कार्य है, प्रोटीन सिंथेसिस। इस बात को आप विशेष याद रखेंगे, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसके अंदर अगर हम बात करें, दो प्रकार के होते हैं, 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल। चलिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, 80s एंड 70s। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन से होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में 80s राइबोसोम होते हैं, 80s राइबोसोम। और इस 80s राइबोसोम की दो सब यूनिट होती है, एक होती है आपकी 60s और एक होती है आपकी 40s। तो 60s एंड 40s दीज आर द टू सब यूनिट, जबकि 70s राइबोसोम अगर मानव में बात करें, ह्यूमन बीइंग में बात करें, तो ओनली प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। और इसकी दो सब यूनिट होती है, 50s एंड 30s। लार्ज सब यूनिट, ये लार्ज सब यूनिट है, लार्ज, एंड ये आपकी स्मॉल सब यूनिट है। उसी तरह ये भी लार्ज और ये आपकी स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो भाग है दैट इज हमारा सेंट्रोसोम, लास्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम किस में मदद करता है, सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है, हेल्प इन ओनली प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग, मतलब एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल, एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, हेल्प इन सेल डिवीजन, ये आपका सेल डिवीजन में मदद करता है। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये जो हमने बात करी दैट इज अबाउट व्हाट, तो सिंपल सी बात करी, सेल क्या है, सेल के स्ट्रक्चर में दो भाग हमने डिस्कस कर लिए। पहला जो बात करी हमने दैट इज सेल मेम्ब्रेन की बातें करी, दूसरी जो बात करी हमने वो हमने बात करी साइटोप्लाज्म की, जिसके अंदर साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स थे। इनके जो जो प्रमुख कार्य है वो हमने देख लिए। कल जो आगे वाला चैप्टर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके साथ साथ न्यूक्लियस के साथ साथ डीएनए और आरएनए, इस भाग को अपन कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रेट टाइम।